बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे देखना, पहले 5 मिनट कॉन्सेप्ट समझना, फिर लिखवाता हूं। नॉर्मली जब आप लोग पढ़ रहे थे, इधर देखो, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे थे, उस टाइम पर आपके सिंपली सपोर्टेड बीम पर किसी भी तरह का कोई लोड लगाओ, उसकी जो प्रोफाइल बन रही थी वो बेंड हो रहा था, चाहे ऐसे लोड लगने की वजह से। अब जब जैसा मर्जी लोड लगेगा, देखते रहना, उस लोड की वजह से, उस लोड की वजह से हमने जो जो पढ़ा वो चैप्टर डिफ्लेक्शन आएगी, उस लोड की वजह से स्ट्रेसेस आएंगे। स्ट्रेसेस दो किस्म के हो सकते थे, परपेंडिकुलर जो लग रहा होगा डायरेक्टली टू द सेंटर, उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेसेस। लेकिन अगर डायरेक्टली सेंटर पे नहीं है तो एक स्ट्रेस और प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। हमारा आज फोकस रहेगा बेंडिंग स्ट्रेस पे। जैसे टॉर्जन पढ़ा वैसे एक बेंडिंग स्ट्रेसेस आता है। बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए आपको सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट आनी चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं कि बेंडिंग मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड केसेस की बेंडिंग मूवमेंट्स तो ऑलरेडी आपको पता है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूडीएल, तो कितनी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट द सेंटर, तो क्या बनता है, डब्ल्यू एल बाय 4। तो ये चीजें अगर आपको पता होंगी, अब ये कहां से आई, चैप्टर नंबर 2 से आई। तो वहां से हम बेंडिंग स्ट्रेसेस कि इन मूवमेंट्स की वजह से कैसे कैसे स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रेस का सिग्मा एंड बी फॉर क्या आ जाएगा, बेंडिंग। ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। एक ही क्वेश्चन बनेगा पेपर में, यहां पर ज्यादा नहीं। लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ बीम्स का। लिखो, सबसे पहले एजम्पशंस स्टार्ट करेंगे हम, एजम्पशंस के साथ। एजम्पशन, एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन नंबर 1 पहली, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, कॉमा होमोजीनियस। मटेरियल आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है, इलास्टिक, इलास्टिक नेचर का है, इन विच हुक्स लॉ इज वैलिड, in which Hooke's law is valid, in which Hooke's law is valid, in which Hooke's law is valid. नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, कहता है प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन ऐसे लिखो, सॉरी बिफोर बेंडिंग लिखो, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन remains plane even after bending, even after bending, plane section remain plane even after bending। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसके आगे ब्रैकेट करके लिख देना, इसके आगे ब्रैकेट लगाना और लिखना इस लाइन का मतलब क्या है, कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग मींस strain variation is linear, strain variation is linear, strain variation is linear, strain variation is linear,
स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर की जब वो बात कर रहा है, ध्यान से सुनना, जब वो स्ट्रेन वेरिएशन की लीनियर बात कर रहा है, तो लीनियर ये कैसे होगा, आगे लिख देना, 0 एट न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम एट फाइबर्स, एक्सट्रीम फाइबर्स, इस तरह का बिहेवियर होगा स्ट्रेन का। थोड़ा और सही बनाते हैं, ऐसे 0 at neutral axis and maximum at fibers, 0 at neutral axis and maximum at fibers, लिख दिया। इसी पॉइंट का आगे एक और नोट, इसी में आगे ब्रैकेट एक और, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का जो वेरिएशन है, स्ट्रेस का स्ट्रेन का जो वेरिएशन है वो लीनियर रहेगा इन नहीं लिखो, अप टू इलास्टिक रीजन, अप टू इलास्टिक रीजन, अप टू इलास्टिक रीजन, मतलब इलास्टिक तक आपका स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी दोनों जो है वो लीनियर वेरिएशन दिखाएगा। इस केस में ऐसा वेरिएशन दिखाएगा, यही स्ट्रेस भी ऐसा वेरिएशन दिखाएगा और स्ट्रेन भी ऐसा वेरिएशन दिखाएगा। कब तक? अप टू, ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि अप टू इलास्टिक रीजन तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सेम वेरिएशन दिखाते हैं, लीनियरली वेरी करते हैं। लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं होता है, जिसको बोलते हैं हम प्लास्टिक एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर्स का पार्ट होता है, एई में होगा, जेई में नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन जब इलास्टिक के हम आगे जाते हैं, आपने वो माइल्ड स्टील वाला कर्व तो पढ़ा था ना, तो इलास्टिक के बाद प्लास्टिक रीजन आता है। कहता है जब हम प्लास्टिक में जाते हैं ना, अभी मैं खुद लिखाऊंगा, आप मत लिखना, प्लास्टिक में जाते हैं, स्ट्रेन तब भी आपको लीनियर वेरिएशन ही दे रहा होता है, स्ट्रेन तब भी आपको लीनियर वेरिएशन ही दे रहा होता है, लेकिन जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो मैं लिखवाऊंगा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव, चारों ऑब्जेक्टिव, पहला पूछेगा आपका स्ट्रेन बेंडिंग के केस में स्ट्रेन का वेरिएशन कैसे, तो आपका आंसर क्या होगा, इट शुड बी लीनियर, चाहे वो इलास्टिक रीजन हो चाहे वो प्लास्टिक रीजन हो। स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर है इन द इलास्टिक रीजन, और प्लास्टिक के केस में कुछ और हो जाएगा। अब वो मैं लिखवाता हूं, आपने कहां तक लिखा लास्ट, चलो आगे लिखो, इसके आगे लिखो, बट ऐसे लिखा ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशन इज लीनियर इन द इलास्टिक रीजन बट इट बिकम्स रेक्टेंगुलर, ये लिखना है ना, वही तो बोल रहा हूं, बट ये नहीं लिखा आपने, ये नहीं लिखा, ये लिखो ना, तभी तो लिखा है मैंने बोर्ड पे। लिखो, बट इट बिकम्स रेक्टेंगुलर, बट इट की जगह स्ट्रेस लिख दो, ज्यादा अच्छा, आपको स्ट्रेस समझ आ जाएगा। बट स्ट्रेस बिकम्स रेक्टेंगुलर, बट स्ट्रेस बिकम्स रेक्टेंगुलर, stress becomes rectangular in the plastic analysis, in the plastic analysis, in the plastic analysis stress क्या बन जाएगा, becomes rectangular in the plastic analysis। चलो आगे। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, आप मेरे साथ एक ये चीज बिल्कुल लेफ्ट पे ऐसी डायग्राम बनाओ इस तरह से, और ये देखो, ये रहेगा इसका वेरिएशन, आफ्टरवर्ड्स वेरिएशन, ऐसा वेरिएशन। अब ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यही चीज वो पूछेगा, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन कंक्लूजन निकल जाएगा। ये मैंने बनाया सबसे पहले स्ट्रेन वेरिएशन, दिस इज योर स्ट्रेन, कैसा बिहेवियर दिख रहा है ये, लीनियर। फिर मैंने बनाया अगला वेरिएशन,
स्ट्रेस। फिर मैंने बनाया अगला वेरिएशन स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस है लेकिन अलग स्टेज पे, ये भी स्ट्रेस है लेकिन अलग स्टेज पे, वो लिखवाऊंगा नीचे। फिर मैंने बनाया अगला रीजन ऐसे, ये बनाओ पहले मेरे साथ डायग्राम, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। हो गया? कौन स्टार्ट? कोई भी स्टेट होगी, जितनी भी मैंने स्टेट्स बनाई है आगे, ये सारी डायग्राम्स किसकी बनाई है मैंने आगे? स्ट्रेसेस की। बट इस स्टेज पे भी अगर मैं स्ट्रेन चेक करूंगा, ध्यान देना सब, इस स्टेज पे भी अगर मैं स्ट्रेन चेक करूंगा, इस स्टेज पे भी स्ट्रेन चेक करूंगा और इस स्टेज पे भी स्ट्रेन चेक करूंगा, बिहेवियर मुझे ऐसा ही दिखेगा। कैसा? लीनियर। तो स्ट्रेन का वेरिएशन एट एनीवेयर इन द एनी स्टेज ऑफ द स्ट्रक्चर आपको लीनियर बिहेवियर ही दिखेगा, लेकिन स्ट्रेस का बिहेवियर बदलता जा रहा है। ये कौन सी स्टेज है? इसे बोलते हैं, जैसे ये दोनों, ये लिख देता हूं, दिस इज इलास्टिक स्टेज, दिस इज इलास्टिक स्टेज, इलास्टिक स्टेज। कौन सा? अभी बोला मैंने, आप फिर इसे सुना नहीं आपने, मैंने क्या बोला? स्ट्रेन किसी भी स्टेज पे देखोगे आपको ऐसा ही दिखेगा, इलास्टिक बोलो प्लास्टिक बोलो, हर स्टेज पे आपको स्ट्रेन का लीनियर वेरिएशन ही दिखेगा। तुम्हें कोई बोलेगा मुझे इलास्टिक स्टेज पे स्ट्रेन बताओ, आंसर इज लीनियर। तुम्हें कोई मुझे प्लास्टिक स्टेज में स्ट्रेन बताओ, आंसर इज लीनियर। तभी मैंने एक ही डायग्राम बताई फॉर ऑल स्टेजेस। लेकिन स्ट्रेस का वेरिएशन बदलता जाएगा। कैसे? अप टू इलास्टिक तक, अप टू इलास्टिक तक वो आपको ऐसा बिहेवियर दिखाएगा। कौन? स्ट्रेस। और इलास्टिक मतलब, जब आपको वो याद होगा माइल्ड स्टील, वो लाइन सीधी होने लग जाती है ना, यील्ड वाली, तो मतलब इस टाइम पर सिग्मा जो आपका है वो यील्ड के बराबर हो गया है। ये उस स्टेज तक बात कर, अप टू इलास्टिक मतलब लेस देन इक्वल टू यील्ड तक वो पहुंच गए। जैसे वो यील्ड को क्रॉस कर, इस स्टेज में प्लास्टिक बिहेवियर आने लग गया। जब ये बॉक्स बनने लग गया, इसको प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। लेकिन ये पूरा नहीं बना ना अभी बॉक्स, तो इसको बोलते हैं, इसमें थोड़ा इलास्टिक नेचर भी अभी है और प्लास्टिक, इलास्टो प्लास्टिक, और ये कंप्लीटली प्लास्टिक स्टेज आ गया। तो इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो जो है इलास्टोप्लास्टिक स्टेट। इसके नीचे लिखो ये कौन सा आ जाएगा? कंप्लीटली प्लास्टिक। और चलो चलो लिखो फिर, बड़ी चीजें इसमें बताने वाली। लिखा? अब सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनना, स्पेशली एई जैसे एग्जाम्स में मैं बोलता था, लेकिन अब मैं अपने जे एंड की बात करूं तो एई जे दोनों मान के चलो, हर एग्जाम में ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल। कैसे? सुनना ध्यान से, यहां देखना, ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसे बोला जाता है, पता है किसी को? इसे बोला जाता है क्या? न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, सुनते रहना, न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन बिकॉज इस स्टेज तक इलास्टिक है ना,
तो इस न्यूट्रल एक्सिस का नाम होता है इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। समझ आया? इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इस स्टेज वाले न्यूट्रल एक्सिस को बोला जाता है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। सुनते रहना, लिखना नहीं, अभी मैं खुद पॉइंटर्स लिखवाऊंगा। पहली बात, क्या इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सेम होते हैं? आंसर इज नो। न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो आपके सेंट्रॉइड से जाती है, जो आपके बॉडी के सेंटर से जाएगी। बात समझ आई? और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो लाइन होती है जो आपके उस पूरी फिगर को, सुनते रहना, इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। बात समझ आई? इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो लाइन होती है जो आपके उस बॉडी के सेंटर से जाती है, और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो लाइन होती है जो आपकी बॉडी के कहां से जा रही है, पूरी बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके जा रही है। अब आपको यहां पर डाउट आ सकता है, आज नहीं तो कल मैं वो पहली बार डिस्कस कर लेता हूं। ये किसा, चलो मान लिया आपकी बात, ये एक रेक्टेंगल बॉडी ली मैंने, ये लिया इसका बी, ये लिया इसका डी। आपने मुझे बोला इसका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बताओ, तो ऑब्वियसली बात है ये इसका सेंटर कहां पर होगा, d/2 पे। तो मतलब इसका इलास्टिक इधर से टॉप तक का डिस्टेंस कितना होगा, d/2। और जब आपने मुझे बोला प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, वो आपने बोला वो वहां से होता है सर जो उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अगर मुझे इसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करना है, तो वो दो इक्वल एरियाज क्या होंगे, b/d/2, b/d/2। मतलब इस केस में इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक तो सेम हो गया। इसका मतलब जब सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, फिर से मेरे साथ रिपीट करना, जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं उस केस में आपका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल वो हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है, सेम होता है। लेकिन यही बात अगर मैं, ये मैं दूंगा टाइम बनाने के लिए, यही बात अगर मैं ऐसी बॉडी में करूं, यही बात अगर मैं आपको एक ट्राइंगुलर बॉडी में करूं, अब ट्राइंगुलर बॉडी का सीजी जो होगा वो कहीं यहां से जा रहा होगा सपोज, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस तो इसको न्यूट्रल एक्सिस यहां से जाएगा ना सेंट्रॉइड से, लेकिन जो प्लास्टिक होगा वो कहां से जाएगा, जहां इसको ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा बराबर। तो फॉर ऑल दी सिमेट्रिकल बॉडीज, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ईएनए इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या कर जाते हैं। लेकिन फॉर नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज देयर ऑलवेज अ गैप। बात समझ आई? तो मैं पॉइंटर लिखवाता हूं, पीछे कर रहा हूं। आपने ये डायग्राम बना ली, पॉइंटर नंबर 1 लिखिए। In the elastic state neutral axis, 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 in the elastic state neutral axis always passes through the centroid, always passes through the centroid, always passes through the centroid. Whereas in the plastic state neutral axis, whereas in the plastic state neutral axis, whereas in the plastic state neutral axis, it always passes through equal area of axis. 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 लिख दिया? तो इस लाइन के बाद एक कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन लाइन क्या रहेगी, फॉर ऑल दी सिमेट्रिकल बॉडीज, कंक्लूजन लाइन क्या रहेगी, फॉर ऑल दी सिमेट्रिकल बॉडीज, क्या बोलेंगे हम, फॉर जितने भी सिमेट्रिकल बॉडीज है उस केस में क्या बोलेंगे, ENA इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एंड PNA प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस coincides. ENA and PNA will coincide. ENA and PNA will coincides for all these symmetrical bodies. Is that clear? बोर्ड पे आ जाओ, ध्यान इधर।
अब मैं आपके सामने ना कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं एक, और बाद में ये आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। यू नेवर नो पेपर में किस दिन ये क्वेश्चन आ जाए। अभी तक आया नहीं है, स्टेट्स की बात कर रहा हूं, बाहर तो आया हुआ है, स्टेट्स में नहीं आया हुआ। चलिए, मेक अ ट्राइंगल, ऐसे ही मैंने जैसे बनाया, एक ट्राइंगल बनाओ मेरे साथ, और ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रखेंगे, ठीक है? एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, पर पहले सिखाऊंगा आपको ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between elastic and plastic neutral axis. Find the distance between elastic and plastic neutral axis for the given figure. For the given figure. आपको सिर्फ एक चीज दी हुई है, वो ये, ओके? ऑन बोर्ड देखना, सब लोग इधर ध्यान दें। ए नाम ले लिया मैंने इसका, ए नाम ले लिया, और यहां से 90 डिग्री ड्रॉ किया। आपको मैंने बताया हुआ है कि जिस तरफ 90 डिग्री बनता है उस तरफ से सीजी पॉइंट कितना दूर होता है, h/3। चलो ये बनाया मैंने डॉट, ये डिस्टेंस मैंने लिख दिया h बाय क्या, तो डिस्टेंस ऑफ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मेरे पास आ गया। बेस से कितना दूर है, बेस से h/3, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे पास बेस से h/3 पे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। अब क्या निकालना मुझे नहीं पता कि पीएनए कहां पर है। अब पीएनए की मुझे बस इतनी सी बात पता है कि पीएनए एक ऐसी जगह से जाएगा जहां वो इस पूरे एरिया को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस लाइन के ऊपर है या नीचे है, वो मैं एजम्पशन पे चलूंगा, ठीक है? मैंने एज्यूम किया कि वो यहां से है, क्या पता नीचे हो, वो बाद में करेक्ट कर लेंगे। तो इससे मुझे ये समझ आया, अगर मैं यहां ले रहा हूं तो मतलब इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होना चाहिए, बोल सकते हैं? तभी तो माना जाएगा कि दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है ये इस पूरे ट्राइंगल का हाफ होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? लेट अस अज्यूम, ये मैं खुद अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है? लेट अस अज्यूम कि ये वाला डिस्टेंस था b, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था h', और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया b', ठीक है? बाद में चेंज कर देंगे, आराम से देखो। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, फोकस हियर एवरीवन, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में सबसे पहले मैंने जो ये छोटा एरिया है ये वाला, तो इसका एरिया होगा हाफ इनटू बेस, इसका मैंने क्या लिया, वेरी गुड, देखते रहना, इनटू इसकी हाइट कितनी लिए, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ जो एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर, ओके? हाफ b', h', हाफ ऑफ एरिया ऑफ द फिगर क्या है, हाफ b इंटू h। एक 1/2, एक 1/2 कट सकता है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आई b' इंटू h' विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ b इंटू क्या, तो मैं बोल सकता हूं कि यार b' अपॉन b विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ h अपॉन क्या, लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि मुझे यहां से कुछ रिजल्ट नहीं मिला अभी, बस मैं एक किसी फॉर्म में लेके जा रहा हूं इसको। अब दूसरी चीज देखो, मैं सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट लगाता हूं, कौन से कलर से, या सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट लगाता हूं, देखते रहना। दिस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी सिमिलर टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ताकि मैं इसके बीच में रिलेशन बना सकूं बी का। तो जो मैंने ये लिखा, मतलब b' डिवाइडेड बाय
एच डैश बाय 2 लिखना चाहो लिख सकते हो, कट जाएगा। इस शुड बी इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है, बी डिवाइडेड बाय एच। ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, रुको मैं फिर हटा रहा हूं, पहले ऐसे कर लो, एच देखते रहना, एच डैश डिवाइडेड बाय बी डैश, एच डैश डिवाइडेड बाय बी डैश शुड बी इक्वल टू, दूसरा क्या है, एच डिवाइडेड बाय बी। कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल लगाया दोनों को। जब यहां से देखा तो मुझे क्या समझ आया कि मेरा एच डैश अपॉन एच जो है वो बी डैश बाय बी के बराबर आ रहा है। तो इस बी डैश बाय बी को मैं एच डैश बाय एच से रिप्लेस कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, इसको सर्कल करके दिखा रहा हूं मैं, यहां रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या आया, एच डैश बाय एच इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ एच बाय एच डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ किसका स्क्वायर, तो एच डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 बाय, या एच बाय, रुको रुको एक स्टेप और क्यों लिखना, ऐसे सॉल्व करते हैं सीधे, एच डैश इज इक्वल्स टू एच बाय रूट टू, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया, ध्यान से देखना कि एच डैश क्या था, फिगर में आ जाओ, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना निकल के आ गया, एच डैश बाय, सॉरी एच डैश बाय भी छोड़ो, एच डैश इज इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स ऑफ क्या, एच। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ आए, लास्ट स्टेप बचा, फिर आराम से नोट करना। चलो मैंने प्लास्टिक का टॉप से डिस्टेंस निकाल दिया, अब चाहूं तो मैं बॉटम से निकाल सकता हूं, एच में से माइनस करके, छोड़ो। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया तो ये डिस्टेंस भी तो मुझे पता है, इलास्टिक का भी तो डिस्टेंस मुझे पता है, ये कितना होगा, 2/3 टाइम्स ऑफ क्या, एच। 2/3 कितना होता है, 0.66। इसका मतलब मैंने लाइन गलत बनाई है, लाइन नीचे आनी चाहिए थी, वो तो मेरी एजम्पशन थी ना। अब फाइनल डायग्राम में ठीक कर दूंगा। ये है 0.707 और ये कितना है 0.66, तो ये कम छोटी लाइन है, तो मतलब इलास्टिक ऊपर होना चाहिए था, प्लास्टिक नीचे होना चाहिए था, वो मैं फाइनल डायग्राम में ठीक कर दूंगा। तो एक्चुअल में तो मुझे इनके बीच का डिफरेंस ही निकालना है। तो मैं आखिरी पेज पे आता हूं और फिर ये चीज अगर कंक्लूड करूं, देखना, फिर ये चीज कंक्लूड करूं, तो दिस इज माई प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज माई इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ये डिस्टेंस मेरे पास है 0.67 टाइम्स ऑफ क्या, एच, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है 0.707 टाइम्स ऑफ क्या, एच। तो मुझे इनके बीच का गैप जो निकालना है, जो स्टैंडर्ड आंसर है, आप बता लो कि कितना आएगा, 0.707 माइनस 0.67 या 667, 0 पॉइंट कितना आता है, 0.037 के करीब, 0.037 यार है, 0.036 आ रहा है, इतना तो चलता है, बात समझ आई। अब ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो जाएगा आपको, बट पहले एक बार इसको आराम से नोट कर लो।
हो गया? ओके, लिखिए। नहीं हुआ अभी? कोई बात नहीं, आराम से। नेक्स्ट पेज। करो करो आराम से। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आज जैसे आज मंडे है, ये जो कमिंग सैटरडे है, इस संडे को भी आपकी क्लास होगी, क्योंकि ट्यूसडे को आपका ऑफ रहेगा। बट आपका ऑफ नहीं रहेगा, ट्यूसडे को आपको टेस्ट होगा। ठीक है, मैं क्लास नहीं लूंगा उस दिन। तो ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट रखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। तो पढ़ लेना, 80 to 100 क्वेश्चंस के बीच होगा। पहला टेस्ट होगा, बेसिक टेस्ट रहेगा, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेकिन मैं उसकी जगह क्लास हम संडे को रख लेंगे, जिसमें संडे तक, वैसे ये तो खत्म हो जाएगा आपका सैटरडे तक, फिर भी हम क्लास एक रखेंगे। नोटेड? किस ऑर्डर में चले आप? पहले मैंने यहां पर इलास्टिक दिखाया, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ये बनाया, वो फाइनल उसकी वैल्यू निकाली। ये फ्रॉम टॉप है, यहां जरूर लिखना फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप, ये जरूर दिखना। और यहां पर बाकी तो बताया हुआ है। चलो आगे, नेक्स्ट पेज। करो करो जल्दी। हाँ, 0.67 आती है ना? चलो नेक्स्ट। ओरिजिनल फिगर ये रहेगी, फाइनल फिगर। फिर लाइन में लिखाऊंगा नीचे। हो गया? स्टेटमेंट लिखो नीचे, स्टेटमेंट लिखो इसके नीचे। सो द डिस्टेंस बिटवीन plastic and the elastic neutral axis. So the distance between plastic and the elastic neutral axis. So the distance between plastic and the elastic neutral axis comes out to be, लिख लो वैल्यू।
ओके नेक्स्ट लिख दिया। चलो अब आगे लिखते हैं इसके बाद स्टेटमेंट। यही बात अगर मैंने यहां रेक्टेंगल बनाया होता, रेक्टेंगल, तो आंसर क्या होता? गैप इनके बीच का, तो उसमें जीरो बोलते हैं हम। देयर विल बी नो डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, वो सेम ही लाइन होती। ठीक है चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखो बेंडिंग स्ट्रेसेस इक्वेशन। बेंडिंग स्ट्रेसेस इक्वेशन। assumptions मैंने कितनी लिखवाई? 2 ही लिखवाई थी, फिर मैंने मिस कर दी होंगी assumptions। assumptions देखो कितनी लिखी, दूसरी assumption को फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसे आगे। हाँ 2 और assumptions है। थर्ड assumption लिखो, यंग्स मॉडुलस शुड बी इक्वल। पहले assumption लिख लो, यंग्स मॉडुलस शुड बी इक्वल। यंग्स मॉडुलस शुड बी इक्वल, पता ही है क्या होता है? क्या होता है यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस शुड बी इक्वल, should be equal in tension as well as compression. Young's modulus should be equal in tension as well as compression. Young's modulus should be equal in tension as well as क्या लिखा? Compression. टेंशन और कंप्रेशन में यंग्स मॉडुलस आपका बराबर होता है। सेम लेके चलते हैं, अलग अलग वेरिएशन नहीं लेते, ई की वैल्यू को सेम रखते हैं। एंड नंबर 4 लिखो, नंबर 4 पॉइंट लिखो मेरे साथ। ईच, अगला assumption, each layer of cross section, each layer of cross section, each layer of cross section, each layer of cross section at any distance y from the neutral axis, at any distance y from the neutral axis, at any distance y from the neutral axis, at any distance y from the neutral axis is free to contract and expand independently, is free to contract and expand independently, is free to contract and expand independently। यहां देख लो, यहां समझ जाओगे। is free to expand or contract independently। फोकस है, क्या कह रहा है यहां देखना, ये देखो ऐसा शेप कब बनता है? जब मान लो यहां ऊपर लोड लगा होता, इस वाले पोर्शन में क्या आता है? कंप्रेशन, नीचे वाले पोर्शन में क्या आ रहा है? टेंशन। तो हर एक चीज जो है, ये न्यूट्रल एक्सिस चल रहा है, हर एक जो चीज है इट इज फ्री। कोई एक्सपैंड करना चाहे एक्सपैंड भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो कुछ पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कुछ पोर्शन में क्या आ रहा है? एक्सपेंशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है। ये चीज वो बोलना चाहता है। अब आ जाओ जो मैं लिखवा रहा था, अब आ जाओ हेडिंग बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। जैसे आपने टॉर्क पढ़ा, तो क्या लिखा था टॉर्क की इक्वेशन? बताओ मुझे, टॉर्क की इक्वेशन क्या थी? टी बाय आई पी, टाउ बाय आर, जी थीटा बाय एल। वैसे इसी से मैचिंग, टाउ की जगह एम आ जाए, एम बाय आई, आई पी नहीं आई, टाउ की जगह सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन आई की जगह आ जाएगा वाई, और ई यहां पर आ जाएगा आर। दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। पहले ये नोट करो, वो मत करना, इसको नोट करो। लिखा? अब ध्यान से समझना एक एक टर्म को जो मैं बता रहा हूं। ये एम आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज योर मैक्सिमम। ये आई होता है क्या? जो कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं, देखो इधर। अगर आपके सामने एक सर्कुलर बॉडी है, और जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था दोनों एक्सिस के अबाउट लेना होता है, सम करना है, वो पोलर होता है। नॉर्मल इनर्शिया होता है ये किसी भी एक के अबाउट, ये पाई बाय 64 d4।
दिस इज योर इनर्शिया फॉर सर्कुलर बॉडी. ये देखो, एक रेक्टेंगुलर बॉडी जिसमें बी ये है, डी ये है, और ये उसका न्यूट्रल एक्सिस है. कोई पूछेगा इसका इनर्शिया, बी डी क्यू रेक्टेंगुलर बॉडी का. लेकिन ये जो इनर्शिया है रेक्टेंगुलर बॉडी का बी डी क्यू बट वो इस एक्सिस के अबाउट है. बी डी इसका क्यूब डिवाइड 12. इसमें अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूं तो ये मेरे पास आ रहा है पाई बाय 64 d4. अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखता तब भी यही आता क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है. और जब मैं इसका इस एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय, वो देखो डिवाइड बाय 12. जब इस लाइन के अबाउट करना है तो ये पैरेलल किसके साथ था, डी के साथ. वो पहले लिखा 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है, बी के साथ. बी क्यूब डिवाइड बाय 12. ये दोनों लिख लो, ये दोनों नोट करो. जल्दी नोट करो. नोटेड, आई तक हो गया. अब सिग्मा की बात करें. देखिए इधर, ये सिग्मा क्या चीज है, ये सिग्मा क्या चीज है, ये सिग्मा है बेंडिंग स्ट्रेसेस. बेंडिंग स्ट्रेसेस, समझ आया. और ये वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से कितना ऊपर या नीचे. समझ आया. मैं इसको समझाने के लिए पीछे जा रहा हूं डायग्राम में, रुक जाओ अभी. सिग्मा हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, वाई होता है कितना आप जो चीज निकाल रहे हो न्यूट्रल एक्सिस कितना ऊपर या नीचे है. सपोज ये मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम, यहां से तुम यहां निकाल रहे हो इस डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई. और सबसे बड़ा वाई क्या होगा, पूरी बॉडी का टॉप तक का डिस्टेंस. अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है तो डी बाय 2 हो जाएगा. जैसे उसमें क्या बनता था, कैपिटल आर. हाँ, आर कैपिटल बनता था. तो ये जो चीज है, ये जो चीज मैंने अभी बताई, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से अबव या बिलो. ई आपको ऑलरेडी पता है, ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस भी बोल सकते हैं. और ये आर क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बता सकते हो, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो बॉडी पूरी घूम सकती है, वो डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोला जाता है. जल्दी से नोट कीजिए. हो गया नोटेड, यहां तक लिखा. नेक्स्ट लिखो इसके आगे. बोर्ड पे देखो. पहले दो कॉम्बिनेशंस को उठा रहे हैं, पहले दो कॉम्बिनेशंस को, इन दो कॉम्बिनेशंस को देखो क्या बनता है, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई. सपोज अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए
तो मैं लिखूंगा m अपॉन आई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर इस y को मैं नीचे ले आऊं तो लिख सकता हूं m अपॉन आई डिवाइडेड बाय क्या? और i बाय y जो टर्म होती है उसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन। कल जो पढ़ा था उसको बोलते थे पोलर सेक्शन मॉडुलस, इसे क्या बोलेंगे? सेक्शन मॉडुलस। तो मतलब यहां लिखने के बाद आपको समझ आया कि बेंडिंग स्ट्रेस जो निकालना है वो m बाय कैसे निकलेगा, और अगर मुझे m निकालना है तो वो कैसे निकल रहा है? सिग्मा बेंडिंग इनटू कैसे करके? z करके। पहले नोट करो यहां तक। हो गया? z इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। जल्दी लिखो, स्पीड। हो गया? नेक्स्ट पेज देखो इधर। तो मैंने क्या कंक्लूड किया? दैट m इज इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेस इनटू क्या किया? z। और यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। क्या? बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है? सेक्शन मॉडुलस। जिस भी बॉडी का z जितना ज्यादा होगा उस बॉडी की मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। वो उतना, मैंने डाउन कर, एक रुको रुको कम कर दिया, रुको रुको, हाँ बोलो। हाँ हाँ, सिग्मा होता है बेंडिंग स्ट्रेस। m is directly proportional to section modulus। m is directly proportional to section modulus। तो मैंने कहा जिस बॉडी का z जितना बड़ा होगा उसकी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रोकने की ताकत उतनी ज्यादा हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस चीज की उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? जो आया हुआ था, उन्होंने 4 नाम लिखे थे, आई सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने देखना है जिस भी मटेरियल का z जितना बड़ा होगा उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। बात समझ आई? तो लिखो मेरे साथ ये स्टेटमेंट लिखिए। द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद सेक्शन मॉडुलस। The moment of resistance is directly proportional with section modulus. It is directly proportional with section modulus. फिर इसके बाद नीचे ये नोट कर लेना। आई सेक्शन का सबसे ज्यादा z होता है, फॉलोड बाय रेक्टेंगल का, फॉलोड बाय स्क्वायर का, फॉलोड बाय सर्कल का। लिख दिया? उसके बाद लास्ट में ये लाइन लिखना, फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट section in bending, for strongest section in bending, its z should be z max। सब z max भी नहीं बोलो, इट्स z should be ऐसे लिखो, इट्स z should be maximum, इट्स z should be maximum। अगर आप चाहते हो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मिले उसका z सबसे ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। और मैंने एक ऑर्डर भी आपके साथ शेयर कर दिया, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इज दैट क्लियर? चलो आगे। अब z निकालना सीखना है आपने, z के ऊपर बड़ी क्वेश्चन आते हैं यार, हर पेपर में आया हुआ है, जेई में, एई में, फ्री के नंबर है ये। नोटेड यहां तक? ओके। अब देखिए बोर्ड पे, देखो उधर एग्जामिनर बोलता है एक रेक्टेंगुलर बॉडी है
बी ये दिया हुआ है, डी ये दिया हुआ है, और ये उसकी एक्सिस है लाइन। तो इनर्शिया इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या हुआ, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन वो कहता है मुझे इसका z निकाल के दो। z क्या होता है, i डिवाइडेड बाय y क्या है, यहां से लेके टॉप तक का डिस्टेंस। और टॉप तक का डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, कितना, d बाय, तो ये बन जाएगा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय क्या, तो ये आंसर बनता है बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो z ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना निकल के आया, बी डी स्क्वायर बाय 6। यही बात अगर मैं, यही बात अगर मैं करूं सर्कुलर बॉडी की, सर्कुलर बॉडी की करूं, इनर्शिया पाई बाय 64 d4, z आई बाय क्या होता है, y होता है, तो पाई बाय 64 d4 होल डिवाइडेड बाय d/2, पाई बाय 32 d का क्यूब आ गया। दिस इज योर सेक्शन मॉडुलस फॉर अ सर्कुलर बॉडी। अलग है, कहां से आया, वो पाई बाय 16 होता है, चेक करो 16 होता है। पाई बाय 32 तो उसका आई होता है, उसका आईपी जो होता है वो पाई बाय 32 होता है, और उसका जेडपी पाई बाय 16 होता है। यही तो गलतियां होंगी वहां पर, ध्यान रखना। हो गया, एक हॉलो सर्कुलर का बनाओ अब, हॉलो सर्कुलर का बना के दो, हॉलो सर्कुलर का। हॉलो सर्कुलर का बना के दो। बताओ, पाई बाय 64 डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4। अब इसका z निकालेंगे, तो पाई बाय 32 डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4 होल डिवाइडेड बाय डी आउटर। क्लियर? नंबर 4 ट्राइंगुलर सेक्शन लो। अगला ट्राइंगुलर सेक्शन लो, सेक्शन का नाम भी लिखा करो ऊपर, ट्राइंगुलर सेक्शन लो अब। ट्राइंगुलर सेक्शन, ट्राइंगुलर सेक्शन में ना ध्यान से दो तीन चीजें देखना। एक यहां डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस। एक यहां ड्रॉ करो, ये इसका बेस। इसके दो तरह के इनर्शियाज बन सकते हैं, अबाउट बेस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है,
पहला लिखते हैं न्यूट्रल एक्सिस अबाउट बेस, सॉरी अबाउट इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी बी एच क्यूब बाय कितना होता है, एक होता है 36, एक होता है 12, तो लिखो बी एच क्यूब बाय 36। इनर्शिया अबाउट बेस बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12, दोनों चीजें लिखना। लिख दिया, नोटेड है यहां तक। चलो अगला कॉन्सेप्ट, इनर्शिया से आइडिया लग गया, जेड आइडिया लग गया, अब ये यूज करना है हमने। अब जो मैं दो कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूं आज आपको, दोनों कॉन्सेप्ट 10-10 मिनट के, बट हमारे टाइम पे ये एज अ मेंस के क्वेश्चन होते थे, जो हम लोग पढ़ रहे थे 2012-13 की बात कर रहा हूं। आज के टाइम पे ये एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है। क्या क्वेश्चन बन गया सुनो, कहता अगर मैं, ध्यान सुनना, आप लिखोगे कुछ नहीं, अभी मैं खुद लिखवाऊंगा। कहता अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉडी को, जो ऐसे पड़ी थी पहले, इस तरह से पड़ी थी, डायमेंशन दे के रखा था, और इसका मैंने मैक्सिमम मूवमेंट रेजिस्टेंस निकाला। कहता अगर मैं इस बॉडी को ऐसे कर देता, सेम बॉडी इस शेप में कर देता, अब बताओ क्या वो उतना ही मूवमेंट रेजिस्ट करता, कम करता या ज्यादा करता? कम करता तो कितना कम, ज्यादा करता तो कितना ज्यादा? आज के टाइम पे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया हुआ है एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसएससी ने पूछा हुआ है, जेई में आया हुआ है, पीएससी में आया है कि एक बॉडी ऐसे थी, रेजिस्टेंस निकाला, कितना मैक्सिमम मूवमेंट रोक सकता था, फिर उस बॉडी को ऐसे रखा और चेक किया मूवमेंट, बताओ अब उसकी मूवमेंट कितना। अब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा जो एक पेज का सोल्यूशन करने का, वहां पर टाइम क्या होगा कि यार चलो कॉन्सेप्ट पता है, उसके ऊपर बात करते हैं और सीधे आंसर लिखते हैं। तो कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट, और लिखना स्टार्ट करो। अ स्क्वायर शेप ऑफ अ बीम, स्क्वायर है नॉट रेक्टेंगल था, मैं गलत बोल गया, स्क्वायर था। अ स्क्वायर शेप ऑफ अ बीम, a square shape of a beam, a square shape of a beam is placed with horizontal and vertical sides, is placed with horizontal and vertical sides, is placed with horizontal and vertical sides, and the another beam of same material, and the another beam of same material, and the another beam of same material, and the another beam of same material is placed with the horizontal and vertical diagonals, is placed with horizontal and vertical diagonals, is placed with horizontal and vertical diagonals, full stop. Find the ratio of their MOR. Find the ratio of their MOR. Find the ratio of their MOR. लिखा? चलो पहले फिगर नंबर 1 को देखते हैं, ये सबके लिए सिंपल होगा। देखो इधर, हमें पता है दैट m अपॉन i इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन y। इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालें, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू z i बाय y, लिख सकते हैं। तो यहां से ये कितना, फिगर नंबर 1 कितना मूवमेंट रेजिस्ट कर रहा है, सिग्मा को सिग्मा रखो, ये क्या लिखा जाएगा, b, पहले बेसिक फॉर्मूला बी डी क्यूब बाय 12 होता है, बी डी क्यूब, बी डी स्क्वायर बाय 6, अभी पढ़ा पीछे, चेक करो, बी डी स्क्वायर बाय 6। तो लेकिन बी डी, इसका डी ही क्या है, तो मतलब बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, समझ आया? और इसको मैं लिख सकता हूं, जो पहला वाली बॉडी है उसने कितना मूवमेंट रेजिस्ट किया, सिग्मा इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये इजी था। अब आ जाओ इस फिगर पे, ध्यान देना इधर, अब आ जाओ इस फिगर पे। या तो आपको ऐसी फिगर का इनर्शिया निकालना आता हो तो और आसान है, नहीं आता तो तोड़ तोड़ के करेंगे। अभी देखो, इस फिगर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, पूरी फिगर है 2, मैंने ऊपर वाला नहीं बनाया, दोनों फिगर नंबर 2 की बात कर रहे हैं।
तो इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा इंटू इसका जेड, राइट। तो या तो आपको इस पूरी रोम्बस जैसी शेप का इनर्शिया पता हो, कैसे निकालते हैं। दूसरा तरीका नहीं पता तो क्या करोगे, आपको इसको तोड़ तोड़ के चलना पड़ेगा। तोड़ तोड़ के कैसे, आप अगर इस एक्सिस के अबाउट देखो, मैं जिसको बना रहा हूं वो शेड कर रहा हूं, वो समझना, ध्यान देना सब, इधर इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ये, अबाउट बेस अभी पीछे लिखा BH³/12, सेम एक और वही डायमेंशन का ये ट्राइंगल है। इन दोनों का इनर्शिया निकालता हूं, डबल कर लेता हूं, इंटू 2 कर लेता हूं, मतलब एक का निकाल के इंटू 2 कर लेता हूं। तो मुझे पहले डायरेक्टली Z नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। तो मैं एक इनर्शिया एक ट्राइंगल का निकालूंगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। एक बार मुझे पूरी बॉडी का इनर्शिया मिल गया, फिर मुझे चाहिए क्या, मुझे बेसिकली तो यही चाहिए ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं, रुको, मुझे चाहिए क्या, वो देखो, मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बेसिकली यहां से यहां तक जो भी हाइट होगी वो निकालना पड़ेगा। Z होता क्या है, I डिवाइडेड बाय Y। पहले मैं I निकालूंगा, I को फिर इस Y से डिवाइड कर दूंगा। बात समझ आई, यहां तक क्लियर है। अब आप सोचो और आंसर दो मुझे, आंसर ये देना, हाउ विल आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, हाउ विल आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये कैसे निकालूंगा, बता सकते हो। ये कैसे कैलकुलेट होगा, आई कैसे कैलकुलेट होगा, बताओ एनीवन। मैंने बताया ट्वाइस ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस करेंगे, इनर्शिया अबाउट ट्राइंगल का बेस करेंगे, इतना हिंट तो दे दिया मैंने। अब आप बताओ ना आगे कैसे निकालूंगा, ये कैसे निकालूंगा बेस, मैंने शेड भी करके रखा हुआ है जो निकालना। क्या करेंगे, BH³/12 वही करना है, बट उसके लिए बी क्या होगा, दिस विल बी योर बी, H क्या होगा, दिस विल बी योर H। तो BH तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो दिया नहीं है। आपने बोला बिल्कुल सही सर, BH³ डिवाइडेड बाय, वो तो मुझे भी पता है, इंटू फिर बाद में क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स करेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये B क्या पुट करेंगे, H क्या पुट करेंगे, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाँ, अब आपको ये जो शेप है, ध्यान से देखना इधर, ये जो शेप है ये 90 डिग्री है ना, यहां पर पाइथागोरस लगाए इसमें, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये इसके बराबर होगा, समझ आया। तब देखो, तभी कहा था पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा, इतना टाइम होगा सॉल्व करने का, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना पेपर में, जिसको आता होगा सीधे रिजल्ट मार्क करेगा। सो हमें पता है, और जो बच्चों के साथ आपका एक्चुअल में कॉम्पिटिशन है ना, वो उनको तो याद हो गए होंगे इसके आंसर, बी बी और ये निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर, तो ये वैल्यू आएगी √2b। बात समझ आया, किसी को डाउट ये कैसे लिखा मैंने, पाइथागोरस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b², √2b आंसर आ गया, √2b, बेस आ गया मेरे पास √2b। H वैसे भी कर सकते हो, दूसरा मैं ऐसे सोच रहा था, तो मुझे थोड़ा इजी लगा कैलकुलेशन में, वो ये लगा, देखो देख लो एक बार पहले, ये साइड, ये साइड, ये ट्राइंगल, ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, उससे ये पूरा निकल गया, यही निकलेगा सेम, ये आंसर भी तो वही आएगा क्या, √2, लेकिन इसका आधा होगा ये, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू क्या, √2b डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया b/√2, तो ये वैल्यू भी आ गई मेरे पास, दिस इज b/√2। आया समझ, आराम से देखो, आप जो बोल रहे हो गलत नहीं था, ये इजी है थोड़ा अप्रोच, इस ट्राइंगल से सीधे ये निकल गया, b का स्क्वायर प्लीज का स्क्वायर √2b, उसका आधा कर लिया। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज यहां पर, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, बताओ मेरे को, b √2 इंटू बी, H का क्यूब, b का होल क्यूब, b/√2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, इंटू साथ में क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा। अभी तो कोई डाउट? अब इसको ओपन करो मेरे साथ, देखते रहना कोई गलत ना हो। √2b बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, ये हो गया 2, एक √2 रह गया, साथ में 12, एक साथ में क्या है 2 पहले से। चेक करो, नहीं नहीं एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, एक बार चेक करो मेरे साथ। ये √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ये लिखा, फिर एक √2 बचा हुआ है वो लिख दिया 12, लेकिन वो 2 ऊपर आएगा ना, मैंने नीचे लिखा था, यहां पर आएगा ना। अब देखो, अब ठीक है, चेक करो। √2b को √2b रखा, b तो ये बाय 12 लिखे ना, ये वाला 2 तो ये वाला है ना, बेसिक देखो ना, ये 2 तो यही है, नीचे थोड़ी आएगा। आप ब्रेक करके देखो, b को लिखा ये h क्यूब हो गया b क्यूब डिवाइड बाय 2√2, ये लिख दिया 2√2, 12 का 12 लिख दिया। अब जो कट सकता है उसको काट दो, और क्या क्या कट सकता है देखो, ये 2 कटेगा, एक मिनट को, ये 2 कटेगा इस 2 के साथ, ये √2 कटा इसके साथ, ऊपर क्या और क्या बचा हमारे पास, क्या रहा ये b4/12, ये मेरे पास क्या आ गया, अभी इनर्शिया आ गया। अभी तो कोई डाउट किसी को? अब मुझे क्या चाहिए था, z, z किसके बराबर होगा, i डिवाइडेड बाय y के बराबर। i मेरे पास निकला हुआ है b4/12, देखते रहना, b4/12 होल डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस मेरे पास है कितना, √2b, तो ये आ गया b क्यूब होल डिवाइडेड बाय 12 √2, यही आएगा। आराम से देखो, हाँ y न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस होगा ना, तो ये कितना है, ये था √2b डिवाइड बाय, मैंने क्या लिख दिया, हाँ 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 मैंने, राइट, उसका मैंने ये पूरा बेसिकली ये वैल्यू गलत लिखी है, ये वैल्यू पूरी है, ये वैल्यू जो लिखी है मैंने, ये मैंने यहां लिखी हुई है, दिस इज द वैल्यू करेक्ट, ये लिखा हुआ है, यहां पर आता b/√2। अब इसको मुझे करेक्ट करने देना, b4/12, नीचे एक b और ऊपर क्या चला जाएगा √2, b और b कट के यहां पर क्यूब हो गया, ये आंसर कुछ बना, जगह नहीं है मेरे पास लिखने की, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, पहले यहां तक करो, ये आंसर बनेगा b³ डिवाइडेड बाय 6√2। अब ठीक लिखे, नोट करो, मैं एक बार बता देता हूं क्या स्टेप्स फॉलो करना आप। सबसे पहले नंबर 1 ये लिखना, फिर नंबर 2 ये डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद नंबर 3 ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट लिखने के बाद नंबर 4 ये पॉइंट, नंबर 5 आपका ये पॉइंट आ गया, 5th के बाद लिखने के बाद 6 पॉइंट में ये दिखाना है ये दोनों कैसे निकाले हमने, फिर उसको 7th पॉइंट पे यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 8th पॉइंट आपका ये दिखा देना आई की वैल्यू, और 9th पॉइंट आपका ये वाला, ये आंसर के साथ। पहला पॉइंट ये सारा है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड डायग्राम, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये आ गया, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ भी इसी में आ गया, एट्थ ये आ गया, नाइन्थ ये आ गया। चलो आराम से नोट करो इसको।
बना लिया। एक का आंसर आ रहा था सिग्मा बी क्यूब बाय 6 और दूसरे का भी आंसर बनाएंगे, वो बनेगा, यहां पुट करेंगे लास्ट में, सिग्मा बी क्यूब बाय 6√2। हो गया वहां तक? चलो नेक्स्ट। हमारे पास जो दोनों इनर्शियाज आए उनको एक बार लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले वाले केस से जो इनर्शिया बना वो बना सिग्मा इंटू बी, कितना बना था पहले वाले का? बी क्यूब बाय 6। दूसरे वाले का जो बना सिग्मा इंटू बी, बी कैपिटल लिया था हमने, बी क्यूब डिवाइड बाय 6√2। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है वो देखो। पहले वाले को अगर हम दूसरे वाले के साथ रेशो में बनाए तो सॉल्व करके मेरे पास आती है वैल्यू सिर्फ √2, कट जाएगा बाकी सारा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पहले वाला हमें रेजिस्टेंस दे रहा था वो दूसरे के कंपैरिजन में √2 टाइम ज्यादा दे रहा था, है ना? और √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414 टाइम्स ऑफ दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, पहला या दूसरा? पहला वाला, क्योंकि वो उसके से 41.4% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो क्या हुआ, इट इज ये √2 टाइम्स ज्यादा है MOR2 से। √2 की वैल्यू होगी 1.414, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बना 41.4%, ऐसे लिखा जाता है। मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं नीचे, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं नीचे। कहता है द सेक्शन 1 इज स्ट्रॉन्गर बाय, द सेक्शन 1 इज स्ट्रॉन्गर बाय, the section 1 is stronger by 41.4%, 41.4%, the section 1 is stronger by 41.4% as compared to the section number 2, as compared to the section number 2, as compared to the section number, क्या लिखा? 2। अब पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा कितना स्ट्रॉन्गर है, तो आंसर क्या होगा? √2 टाइम्स, एक ये हो सकता है 1.41 टाइम, परसेंटेज में पूछेगा तो 41.4। क्लियर? क्लियर है यहां तक? ठीक है, नोटेड। लास्ट टॉपिक, यही सेम कॉन्सेप्ट वो यहां बनाता है, ये भी कॉन्सेप्ट की तरह सीखेंगे। कहता है एक लकड़ी का बड़ा सा पीस था, एक लकड़ी का बड़ा सा पीस था, उसके अंदर से मुझे एक रेक्टेंगुलर लॉग निकालना था। ये लकड़ी का, आपको तो सामने गोल दिख रहा है बट पूरा लॉग पीछे तक सिलेंड्रिकल शेप में है। कहता मुझे इसके अंदर से एक लकड़ी का लॉग निकालना है रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। कहता किस हिसाब से निकालें कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मिले, मतलब रेक्टेंगल चीज निकालनी है तो ये क्या होगा? बी, ये क्या होगा? डी। समझ आया? कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीच का पार्ट मिले। तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करे एग्जामिनर कि एक वुडन लॉग आपके पास है
और आप उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर पार्ट निकालना चाहते हो, तो बताओ किस रेशो में बी और डी को रखो, मतलब ये दो डायमेंशंस किस रेशियो में होंगे दैट यू विल गेट द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। बात समझ आई? लिखो क्वेश्चन मेरे साथ, मतलब कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो। कहता है कि यहां पर द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन, द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन, द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन, the dimension of the strongest rectangular section, the dimensions of the strongest rectangular section which can be taken from a circular section, which can be taken from the circular section, which can be taken from the circular section, लिख दिया, in order to reset the bending moment, full stop. Find the ratio of reset, find the ratio of width to the depth, find the ratio of width to the depth। लिखा? अब बोर्ड पे देखिए, अब मैं चाहूं तो इसको नाम में ना चेंजेस कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और इस चीज को डायमीटर मान लेते हैं d। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखना, मुझे बताना ये डाया जो होगा, क्या इसको बोल सकते हो इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बोल सकते हैं? ठीक है। और यहां से डी स्क्वायर जो है इट विल बी इक्वल टू, ये भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक ही बात है। स्ट्रॉन्गेस्ट चीज निकालनी है, तो अगर मैं z निकालने की बात सोचूं तो z कितना होगा, बी डी स्क्वायर बाय 6, देखते रहना। b इस केस में कितना, x y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम z होना चाहिए। किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके फिर क्या करना पड़ता है, इक्वेट 0 से। लेकिन जब आपने इस इक्वेशन को देखा, यहां x में भी है y में भी है, इट्स बेटर कि आप इसको एक ही चीज में लेके आ जाओ। वो मैं यहां से ला सकता हूं, अगर मैं यहां देखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकता हूं डी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो x की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, देखते रहना, अभी लिखना नहीं, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं ये। फिर आप बोलोगे यार अगर मैंने ये x यहां डाल दिया, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अंडर रूट करना सॉल्व सबके बस का नहीं है। फिर एक दूसरा तरीका दिमाग में आया, क्यों ना वाई स्क्वायर निकाल लेता हूं। वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी स्क्वायर माइनस, ये ज्यादा मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि मेरे को लगे कि यार समझ आने चाहिए करते करते। मैं अगर ऐसा कर दूं तो सीधे वाई स्क्वायर पुट कर सकता हूं ना, और अगर मैं ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया तो देखना ये हो जाएगा x डॉट, क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये समझ आया? अब मेरे पास x की टर्म में आ गया। आप लोगों से डी भी तो आया, भाई डी तो कांस्टेंट है ना, पूरे का लॉग का डायमीटर थोड़ी चेंज होगा, तो उसको तो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो अब मेरे पास डिफरेंशिएट करने की बारी आई, तो डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू किसके, चलो करते हैं डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये क्या रहेगा, डी स्क्वायर, पहले चलो अभी रुक जाओ, पहले आपको दिखा देता हूं, डी स्क्वायर एक्स ऐसे, और यहां पर क्या आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अब डिफरेंशिएट करता हूं, डी बाय डी एक्स, करो डिफरेंशिएट मेरे साथ, कितना बनेगा ये बनेगा डी स्क्वायर, आगे क्या आएगा, डी एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर,
3x² डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को किससे इक्वेट करूंगा, क्योंकि जब मुझे मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना होता है तो जीरो करते हैं। जैसे जीरो किया, इधर लिख रहा हूं d² माइनस 3x का क्या है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या, जीरो। सो d का इधर ले जाते हैं 3x² और इधर भी स्क्वायर, सो d विल बी इक्वल्स टू √3 साथ में क्या x। मुझे d नहीं चाहिए था, मुझे x चाहिए था, निकल गया x यहां से। सो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, d/√3, एक डायमेंशन आ गया यहां पर मेरे पास। अब मैं, अगर मेरे पास ये आ गया तो मैं y भी निकाल लूंगा। चलो y निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए मेरे पास y वाली इक्वेशन एक बनी थी, ये बनी हुई है ना इक्वेशन। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। d कहां गया, d² माइनस उसको लिख सकते हैं d²/3 हो जाएगा। सॉल्व किया, ये बन गया 2d²/3, और यहां पर क्या है y²। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, √2/3 साथ में d आ गया। सो मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई, दैट विल बी क्या, √2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू क्या d। उसने एग्जाम में रेशियो किसका पूछा हुआ है, x/y का, तो x/y विल बी इक्वल्स टू √2 आ जाएगा। आ गया √2। अब एक ट्रिक सुन लो फिर नोट करना, मैंने दो स्पेशल केस करवाए, एक पिछला और ये, दोनों का आंसर √2 ही आ रहा था। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, अगर एक लकड़ी का लॉग है उसमें से मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट डायमेंशन रेक्टेंगल का निकालना है, मुझे बताओ मैं x और y को किस रेशियो में रखूंगा, तो हम बोलेंगे x/y शुड बी इन द रेशियो ऑफ क्या, √2। अभी तक तो ये क्वेश्चन बना है। अब दो कदम आगे चलो एग्जामिनर से, वो आपको ऐसे पूछ सकता है, सुनो ध्यान से, प्रॉपरली वैल्यू कहेगा, मुझे वैल्यू बताओ। अगर उसने डायामीटर खुद से दे दिया 10, 20, आपको ये रेशियो दिमाग में होना चाहिए। अगर उसने डायमीटर दे दिया तो आपको पता है कि ये चीज ऐसे होती है, आपके पास डायमीटर की अगर वैल्यू आ गई तो आप यहां से कुछ ना कुछ एक्स और वाई का स्क्वायरिंग रेशियो निकाल सकते हो। आप यहां से लिख सकते हो कि दैट मेरा एक्स जो है वो √2 टाइम्स ऑफ किसके बराबर है, वो आप इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आपके पास, मैं ये कंडीशन दे रहा हूं, मेरी बात समझना, किसी क्वेश्चन में डी गिवन हुआ और आपसे एक्स एंड वाई की वो एक्चुअल में वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है, तो आपको पता है कि यार x अपॉन वाई स्ट्रॉन्गेस्ट तभी होंगे जब वो √2 के बराबर होंगे। क्या यहां से आप x और y से एक रिलेशन निकाल लोगे, दैट x इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ y, वो जब आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका x और y एक्चुअल में निकल जाएगा, अगर आपके पास डी क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या ये बात समझ आई, नोट करो इसको, नोट करना इसको, √2 वाला आंसर।
क्लियर है सबको?